पवन जायसवाल जी ने जो रीजन दिया है वो कोर्ट को तय करना है कि जो वो दावा कर रहे हैं कि 298 लोग सऊदी में थे, उसके आधार पर फर्जी मतदान हुआ है, उनका फर्जी मतदान हुआ है। उनका ये कहना है कि 4 लोग जेल में थे, उन लोगों ने फर्जी मतदान किया है। उनका ये कहना है कि भाई कुछ लोग प्रदेश में थे, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि उनका वोट उनके गायबाने में गिरा दिया गया। पवन जायसवाल जी जब विधायक थे यहाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को मेरी इस बात पर आपत्ति होगी, लेकिन इसका फैक्ट चेक को यानी कि ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमारा लाख वैचारिक विरोध हो, दल का विरोध हो, हमने कभी उनका समर्थन नहीं किया। उसके बावजूद भी मैं ये बात कहता हूँ कि इस पुल की स्वीकृति पवन जायसवाल के दौर में मिली तो पवन जायसवाल का होगा। पूर्व विधायक है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 2-3 जो आधार दिया है चुनाव आयोग पर, वो स्ट्रॉन्ग आधार है, उसके आधार पर हो कि ढाका विधानसभा की जांच हो जाए, ताकि चुनाव आयोग की पारदर्शिता का, सरकार की ईमानदारी का, सबका फैसला हो जाए। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। काफ़ी सर्द मौसम है और इस वक्त मेरी मौजूदगी 2 जिला को जोड़ने वाला, सबसे चर्चा में रहने वाला विधानसभा के चुनाव में जमुआ पुल पर, लाल बखिया नदी पर जो बना है जमुआ पुल, उस पर मेरी मौजूदगी है। और आज हमें यहाँ पर मिल गए जन सुराज के प्रवक्ता तारिक अनवर चंपारनी, जो बड़े बड़े चैनलों पर इनका जो इंटरव्यू आपने देखा है, एबीपी न्यूज़, आज तक न्यूज़ के बड़े बड़े एंकरों ने इनका इंटरव्यू लिया है। आज मुझे मिल गए। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल कर इस सर्द मौसम में हमारे पास आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 7 का भी बहुत शुक्रिया। सर, चुनाव के बाद पहली बार आपसे मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा, डायरेक्ट बात करेंगे, समय कम है, सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा भीड़ जो देखी जाती थी, जय बिहार, जय जय बिहार का नारा लगता था, उसमें लोग एक साथ गूंजते थे। ऐसा लगता था कि जन सुराज पूरा छाप छोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ कि खाता तक नहीं खुला। कहाँ कमी रह गई, आखिर वजह क्या हुआ? देखिए, छाप तो जन सुराज ने छोड़ ही दिया। अगर जन सुराज अगर छाप न छोड़ता तो बिहार में जो पहली बार जाति और धर्म से अलग हटकर जो विकास मुद्दा बना, वो सिर्फ और सिर्फ जन सुराज की वजह से हुआ। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी दल अगर बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के विकास को मुद्दा बनाकर अगर चुनाव लड़े, तो ये जन सुराज की छाप है, जन सुराज की जीत है। अब रहा सवाल की भीड़ आती थी, लोग आते थे, जन सुराज के लोगों की बातें सुनते थे, प्रशांत किशोर जी की बातें सुनते थे, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो वजह है वह यह है कि जो लालू यादव के समर्थक है या जो एंटी बीजेपी के लोग हैं, उनको ये लग रहा था कि कहीं जनसुराज के साथ जाने की वजह से कहीं बीजेपी न जीत जाए, और जो लोग लालू यादव के विरोधी लोग थे, जो उनसे डरते हैं, उनके लोगों को ये लग रहा था कि कहीं जनसुराज के साथ जाए तो लालू यादव की वही जंगल राज ना आ जाए। इसलिए लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। इस वजह से मुझे लगता है कि इस तरह का परिणाम आया। उसके अलावा भी सरकार ने चुनाव से पहले जिस तरीके से रिश्वत देकर वोट लिया है, 10-10 हज़ार रुपये देकर, छात्रवृत्ति जो जनवरी में आना था उसको अक्टूबर में दे दिया, इंदिरा आवास का जो फंड आना था उसको 6 महीना पहले ही दे दिया, एक पंचायत में 3-3 हज़ार इंदिरा आवास 6 महीना पहले भेज दिया गया। तो एक तरीके से रिश्वत हुआ ये चुनाव के पहले इस तरह से करके। इसी वजह से इस तरीके का जो मैंडेट आया है, जो लोग विकास के नाम पर जनसुराज के साथ जा रहे थे वो वोट नहीं दिए। लेकिन जनसुराज के कोशिश को, जनसुराज की मेहनत को, जनसुराज के संघर्ष को बिहार की जनता ने जरूर सराहा है। आपका यही कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, चुनाव के समय में ये जो रकम है नहीं देना चाहिए था, इसे वोट खरीदने का काम किया गया? एकदम चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन है। कल वोट होना है, कल पोल होना है, और एक दिन पहले रात में महिलाओं के खाते में पैसा आया है, तो ये कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर चुनाव आयोग को, सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। अच्छा सर, आप पूर्वी चंपारण से हैं और पूर्वी चंपारण ढाका विधानसभा में एक मैसेज, एक माहौल, एक जो मैटर है वो सुर्खियों में बना हुआ है। 178 वोट से हार जीत हुआ, जिसको लेकर पवन जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने याचिका दायर कर दिया है। उनका ये दावा है कि जो गल्फ में रह रहे हैं, जो प्रदेश में रह रहे हैं, उनका बोकस वोट गिरा है। इसको कैसे देखते हैं और इस समस्या पर ये जो चर्चा बना हुआ है, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले भी अलग अलग चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने ये बातें कही है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि इन मुद्दों पर जांच होनी चाहिए। जो चुनाव हुआ है बिहार में,
ये बिल्कुल पारदर्शी चुनाव नहीं है, इस पर जांच होनी चाहिए। सिर्फ एक ढाका विधानसभा का मसला नहीं है, इस बिहार में जितना भी विधानसभा का क्षेत्र है, अगर सभी जगह अगर सही से जांच हो तो फर्जी जो मतदान हुए हैं वो निकल कर सामने आएंगे। सिर्फ ढाका तक मसला नहीं है, ढाका में चूंकि हार जीत का जो अंतर है वो 178 वोट का है, इसलिए यहाँ पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। इसी तरीके का बलरामपुर का मसला है, 300 वोटों के करीब आदिल हसन आज़ाद को वहाँ MIM के जो प्रत्याशी थे उसको हरा दिया गया। नबी नगर में आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद जीते हैं, अब फारबिसगंज में जीते हैं, सिर्फ 32 वोटों का फर्क है। तो इन सब जगहों पर अगर जांच की जाए तो मुझे लगता है कि ढाका का जो मामला है ठीक उसी तरह का मामला आएगा। लेकिन यहाँ के जो पूर्व विधायक है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 2-3 जो आधार दिया है चुनाव आयोग पर, वो स्ट्रॉन्ग आधार है, उसके आधार पर वो जांच कराने की मांग कर रहे हैं और न्यायालय में गए हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार का जांच होना चाहिए, और मैं तो चाहता हूं कि ढाका विधानसभा की जांच हो जाए ताकि चुनाव आयोग की पारदर्शिता का, सरकार की ईमानदारी का, सबका फैसला हो जाए। DM उनका, SP उनका, DSP उनका, नोडल अधिकारी यहाँ का, RO उनका, सब कुछ उनका, यानी सरकार का। फिर फर्जी मतदान कैसे हो गया भाई? तो ये तो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा होता है, ये बिहार के प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है, यहाँ की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद, SIR होने के बाद भी फर्जी मतदान कैसे हो गया। तो ये तो सरकार के लोग हैं पवन जायसवाल जी, सरकार को कटघरे में जो है ना हम लोग खड़ा करेंगे। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, पोलिंग एजेंट रहते हैं, उसके अलावा कैमरामैन होते हैं, लेकिन अगर ये बात उनका सत्य हुआ पवन जायसवाल का, अगर जांच में सही पाया गया तो सब दोषी सब पे FIR होगा। देखिए, FIR प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो किसके ऊपर FIR करते हैं नहीं करते हैं। तो मुझे जहाँ तक मालूम है ढाका विधानसभा में 2 जगह FIR शायद हुआ है, एक चैनपुर थाना में और एक पचपकड़ी थाना में। 2 जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने FIR किया है। तो जो FIR चुनाव के पहले हो गया वही मान्य होगा। तो पवन जायसवाल जी के पास ये एक आधार है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है ना फर्जी मतदान के नाम पर FIR किया है, तो ये एक आधार है। और ये तो जब मामला कोर्ट में जाएगा तब ये कोर्ट तय करेगा कि जिस आधार पर FIR किया गया है उसमें कितनी जो है ना सत्यता है, उसका क्या आधार है। इससे FIR करने से चुनाव के कैंसिलेशन का कुछ मामला बनता है या नहीं बनता, ये तो कोर्ट का मामला है। तो कोर्ट में गया है और पहली सुनवाई भी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि पहली सुनवाई, कि केस ओपन हुआ है। बहुत विस्तार से मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें जो जिन लोगों को बनाया गया है, शामिल किया गया है, जैसे पूर्व विधायक को भी शामिल किया गया है, RO को, चुनाव आयोग को इसमें इस केस में शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी सभी को नोटिस जाएगा, नोटिस आने के बाद इन लोगों का रिप्लाई मांगा जाएगा, उसके बाद ये केस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये मामला वाकई में कोर्ट का है, ये आप जो कह रहे हैं पवन जायसवाल ने जो दावा किया है, क्या उसमें कुछ सच्चाई लग रही है? देखिए, इस तरह का पहले भी कई मामला हुआ है। आपको याद, सीतामढ़ी में शाहिद अली खान को जीत दे दी गई थी सन 2000 में। मुझे जहाँ तक याद है सन 2000 में शाहिद अली खान साहब को, मरहूम को जीत दे दी गई थी, और सुनील कुमार पिंटू उनके विरुद्ध गए थे कोर्ट में, और 2.5 साल के बाद वर्डिक्ट आया था और सुनील कुमार पिंटू को वहाँ से विधायक बनाया गया था, आपको याद होगा। उसी तरीके का मामला बहुत पहले फर्जी मतदान के नाम पर राजनारायण का बहुत मशहूर केस है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ में वो कोर्ट गए थे और उनके पूरे मतदान को, वहाँ के चुनाव को अवैध घोषित किया गया था, फिर से मतदान हुआ था। इंदिरा गांधी को जो है ना उसमें हार का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा आप पंजाब में भी इस तरह का एक केस सन 62 के आसपास में हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोर्ट चाह ले तो डिसीजन नहीं दे, कोर्ट के अख्तियार में है। और जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसमें इस तरह की बातें मौजूद है कि अगर कहीं पर फर्जी तौर पर अगर मतदान हुआ है तो ये न्यायालय तय कर सकता है कि यहाँ का चुनाव को कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वैलिड रीजन होना चाहिए। अब पवन जायसवाल जी ने जो रीजन दिया है वो कोर्ट को तय करना है कि जो वो दावा कर रहे हैं कि 298 लोग सऊदी में थे, उसके आधार पर फर्जी मतदान हुआ है, उनका फर्जी मतदान हुआ है। उनका ये कहना है
कि 4 लोग जेल में थे, उन लोगों ने फर्जी मतदान किया है। उनका ये कहना है कि भाई कुछ लोग प्रदेश में थे, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि उनका वोट उनके गायबाने में गिरा दिया गया, वो एक आधार है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने केस किया, ये सब आधार है, लेकिन इन सब आधार को कोर्ट को तय करना है। ये फेसबुक पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर और ढाका में बैठकर ये तय नहीं होगा। इवन चुनाव आयोग के पास भी अभी अधिकार नहीं रह गया है कि इन बुनियादों पर यहाँ के चुनाव को कैंसिल करे। ये कोर्ट को तय करना है। हाईकोर्ट में मामला गया है, कितना लंबा खींचता है ये तो अब हाईकोर्ट को देखना है। लेकिन ये मामला गंभीर है, इससे मैं डिनाई नहीं करता हूँ। ये मामला बिल्कुल गंभीर है और इस पर मुझे लगता है कि जो मामला सब जुडिस हो उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी बात करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। उनका अभी अगले चुनाव के लिए क्या रणनीति हो रहा है बिहार में? फिर से लोगों को किस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर, समस्या को लेकर, लैंड ऑर्डर को लेकर किस तरह से उनका प्रयास अभी जारी है? अब क्या किया जा रहा है आपके पार्टी की तरफ? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के इकलौते विपक्ष के नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद भी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सीन से गायब हैं, मुकेश सहनी जी सीन से गायब हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे लीडर हैं सीट से गायब हैं, जितने लोग हैं सब गायब हैं। कहीं भी मीडिया में आप इन लोगों को नहीं देखिएगा। मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब से चुनाव खत्म हुआ है, आप देखेंगे होंगे कि भितिहरवा से ही उन्होंने फिर से अभियान शुरू कर दिया, गांधी आश्रम से। और रोज पटना जो उनका शेखपुरा आवास है, रोज वहां पर अलग अलग जिला की मीटिंग हो रही है। चुनाव हारने के बाद हर जिला का जो मंथन हो रहा है कि भाई चुनाव क्यों हारा गया। उसके अलावा संगठन को भंग कर दिया गया है, नए सिरे से संगठन बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। कल शेखपुरा हाउस में पूरे बिहार प्रदेश से जो युवा है जनसुराज से जुड़े हुए सबको बुलाया गया था, सबको नई दायित्व देने की बात चल रही है। और 15 जनवरी के बाद आपको दिखेगा, थोड़ी सी जब ठंड कम होगी, खरमास खत्म होगा, तो 15 जनवरी के बाद जनसुराज की जो अभियान है वो पूरी तरीके से बिहार में फिर उसी गति के साथ, उसी तेजी के साथ आपको देखने को मिलेगी जिस तरीके से पिछले 3 साल आपको देखने को मिला था। और अभी तो कोई चुनाव है नहीं, विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, लोकसभा के चुनाव में 4 साल टाइम है, तो अब एकदम से उस गति से नहीं दिखेगी जो चुनाव का टाइम होता है। लेकिन संगठन को मजबूत करना, लोगों को जोड़ना, अपना कैंपेन को आगे बढ़ाना, ये सब सतत चलता रहेगा और ये आपको दिखेगा। अच्छा, मौसम काफ़ी सर्द है और आम जन जो है परेशान है, सबों की एनर्जी खत्म हो चुकी है शरीर से क्योंकि धूप नहीं मिल रहा है। और आप जो खड़े हुए हैं, ये पुल जिसे रहमान सेतु, जमुआ पुल, विधानसभा चुनाव में बड़ा ही चर्चा में रहा। दावे हुए कि मैंने बनवाया। आप तो लोकल हैं, बगल के ही हैं, आप जरा इसमें ज़्यादा योगदान किसका रहा? देखिए, ये बहुत बेबाक बोलते हैं, मैं एकदम बेबाक बोलूँगा। मुझे जहाँ तक याद है, जब हम बच्चे थे तो इस पुल को लेकर लगातार मरहूम मोतीउर रहमान साहब कोशिश करते रहे, लेकिन उनके समय में ये पुल नहीं हो पाया। पवन जायसवाल जी जब विधायक थे यहाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को मेरी इस बात पर आपत्ति होगी, लेकिन इसका फैक्ट चेक कर सकते हैं लोग। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब उनकी सरकार गिरने लगी, नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री जब बनने जा रहे थे, तो उनके सरकार गिरने से 3 से 4 दिन पहले मांझी जी के साथ पवन जायसवाल जी खड़े हुए थे। आपको याद होगा, जब सरकार गिर रही थी तो मांझी जी को समर्थन पवन जायसवाल जी ने दिया था और उसी समर्थन के एवज में इस पुल को मांझी जी ने स्वीकृति प्रदान की थी और उसी टाइम इसका डीपीआर और जो भी कुछ होता है, जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें वो लगा। तो मैं इस बात से को यानी कि ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमारा लाख वैचारिक विरोध हो, दल का विरोध हो, हमने कभी उनका समर्थन नहीं किया। उसके बावजूद भी मैं ये बात कहता हूँ कि इस पुल की स्वीकृति पवन जायसवाल के दौर में मिली है, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे उनके दौर में मिली है। लेकिन 6 महीना बाद चुनाव, 7-8 महीने के बाद चुनाव हुआ और पवन जायसवाल चुनाव हार गए। जब चुनाव हार गए तो फैसल रहमान साहब विधायक बने, तो इस पुल का जो पूरा निर्माण हुआ वो पवन जायसवाल के टाइम में नहीं बल्कि फैसल रहमान के टाइम में हुआ। इसका शुभारंभ भी फैसल रहमान के टाइम में हुआ। इसलिए
योगदान अगर तो पवन जायसवाल का होगा, निर्माण कराने का होगा तो ये फैसल रहमान साहब का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोशिश बहुत पुरानी थी, और जब किसी चीज़ की कोशिश लंबे टाइम तक होती है तो फल मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारी परियोजनाएं पवन जायसवाल के टाइम में रहा होगा, फैसल रहमान साहब विधायक बने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार बनने के बाद उस परियोजना को कैंसिल कर दिया जाता है। सरकार वही रहती है, ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, व्यवस्था वही रहती है, सिर्फ लीडर बदलता है। तो लीडर बदलने से परियोजना खत्म नहीं हो जाता है। तो उनके टाइम की जो परियोजना है इनके टाइम में होगा। फैसल साहब बहुत सारी परियोजना लाए थे, चुनाव हार गए तो पवन जायसवाल उसको कैरी फॉरवर्ड किए। इस बार पवन जायसवाल बहुत सारी परियोजना लाए थे, वो चुनाव हार गए तो उसको फैसल रहमान कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस बार फैसल रहमान है, अगर अगली बार हार जाते हैं, नेक्स्ट विधायक जो बनेगा तो इनकी परियोजनाओं को कैरी फॉरवर्ड करेगा। विधायक के हारने जीतने से किसी परियोजना पर फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को समझना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कीमती समय दिया। मैं बताना चाहता हूँ तारिक अनवर चंपारनी, जो मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मीडिया इनका इंटरव्यू लेती है और बेबाक अंदाज में बोलते हैं। तारिक जी मुझे मिल गए, आज मैंने तारिक जी से जो बात किया आप लोगों को सुनवाया। मैं बताना चाहता हूं कि बेबाक बोलने वाला कभी भी कहीं भी रहेगा, बेबाक बोलेगा, और उसी तरह से बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातें रखी, मेरे सवालों का जवाब दिया। तो मैं तारिक जी का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे चैनल पर आकर मेरे सवालों का जवाब दिया। फिलहाल अभी इतना ही, और भी तमाम तरह के अपडेट खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।